चलिए बाबा, आज हम शुरू करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन। यस सर, चलिए शुरू करते हैं। सर कैसा चैप्टर है? ए ग्रेडेड चैप्टर है, 6 to 8 मार्क्स तो पूछना ही पूछना चाहिए। डन सर, शुरू करेंगे। सर एक क्विक लिंकिंग दे दीजिए। यस बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। जब आपने गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर दिया, सर सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई होगा इंट्रास्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो उस पे लगेगा आईजीएसटी, इंट्रास्टेट होगा तो उस पे लगेगा सीजीएसटी। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो सर जीएसटी विल बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सर कलेक्ट कैसे करेगा? कैलकुलेट करेगा जीएसटी। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। तो कैलकुलेट करने के लिए उसे चाहिए वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज दैट वैल्यू, सप्लाई का वैल्यू जिसपे आपको जीएसटी गवर्नमेंट को देना है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15 में बताया गया है कैसे कैलकुलेट करना है। जब हम सेक्शन नंबर 15 पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 15 में 5 सब सेक्शन है। सेक्शन नंबर 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). चलिए शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको याद रखना है, जब भी जीएसटी कैलकुलेट करोगे, जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू इनटू रेट ऑफ टैक्स। अगर वैल्यू असर्टेनेबल है, मतलब वैल्यू असर्टेन कर पा रहे हो, यस सर वैल्यू तो असर्टेन हो पा रहा है, तो सर सेक्शन नंबर 15(1) बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसपे आपको जीएसटी देना है वो होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है प्राइस पेड और पेएबल। आपने मेरे से क्लास लिया, समझ लीजिए मैंने आपको बोला कि यू हैव टू पे मी 10,000 रुपीज। आपने मुझे 5,000 रुपए दे दिए और 5,000 रुपए बाद में दूंगा बोला, तो सर वट एवर इज द प्राइस पेड और पेएबल विल बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 रुपीज होगा। व्हेन द पार्टीज आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब हम दोनों अनरिलेटेड होना चाहिए और आप मुझे एक ही कंसिडरेशन दोगे जो प्राइस है, तभी हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। सर अगर पार्टीज रिलेटेड हुए तो बेटा वैल्यूएशन रूल लगेगा। सर अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं हुआ तो सर वैल्यूएशन रूल नंबर 27 लगेगा। आपको याद रखना है सर वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस पेड और पेएबल व्हेन द पार्टीज आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। उसके बाद सेक्शन नंबर 15(2) बोलता है क्या क्या चीजें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है। आपको इंक्लूड करना है इन वैल्यू ऑफ सप्लाई टॉपिक्स। सर एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, एनी टैक्सेस, टी फॉर टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस अदर देन जीएसटी। और एक बात याद रखिएगा, इधर एक सर्कुलर आया हुआ है जो बोला है टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट जो चार्ज किया जाता है वो कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। ओ फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर, ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेड बाय द रिसिपिएंट। अगर सप्लायर का कोई ऑब्लिगेशन रिसिपिएंट ने फुलफिल कर दिया है तो जो रिसिपिएंट ने पे किया है दूसरे बंदे को, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद पी आता है। पी मतलब पैकिंग चार्जेस, चाहे स्पेशल पैकिंग हो, चाहे नॉर्मल पैकिंग हो, चाहे कोई भी पैकिंग हो, हमेशा पैकिंग को इंक्लूड करना है। आई फॉर इंसिडेंटल चार्जेस, आई फॉर इंसिडेंटल चार्जेस। सर इंसिडेंटल चार्जेस जो सप्लायर चार्ज करता है फ्रॉम द रिसिपिएंट हमेशा इंक्लूड होंगे। उसके बाद याद रखिएगा सी फॉर कमीशन। सर कमीशन क्या होता है? सेलिंग कमीशन को हमेशा इंक्लूड करना है। मतलब सेलर के एजेंट को अगर बायर ने कुछ पे कर दिया है तो वो होता है सेलिंग कमीशन, जो सेलर के एजेंट को बायर ने पे कर दिया उस अमाउंट को इंक्लूड करना है इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद बोला गया है आपको ध्यान रखना है सेलिंग कमीशन हमेशा इंक्लूड होगा। बाइंग कमीशन जो बायर अपने एजेंट को देता है वो कभी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। तो टी फॉर टैक्सेस अदर देन जीएसटी, ओ फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर, ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेड बाय रिसिपिएंट, पी फॉर पैकिंग चार्जेस, आई फॉर इंसिडेंटल चार्जेस। इंसिडेंटल चार्जेस के साथ आपको यह ध्यान रखना है कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस हो, एनी अमाउंट चार्ज बाय फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर विथ रेस्पेक्ट टू सप्लाई एट द टाइम ऑफ बिफोर, एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर सप्लाई ने कुछ भी अमाउंट चार्ज किया फॉर एनीथिंग डन विथ रेस्पेक्ट टू द सप्लाई तो आपको वो वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद आई अगेन आता है इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी। हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट अगर सप्लायर चार्ज कर रहा है तो इंक्लूड होगा। ठीक है सर। आपको याद रखना है इन द एग्जाम
सर इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी जो चार्ज किया जा रहा है उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हुए बैक कैलकुलेशन करके जीएसटी अमाउंट हटा के फिर अमाउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है। सर क्या मैं अदरवाइज अज्यूम कर सकता हूं? देखिए बेटा, आईसीआई का एग्जाम है, जैसे आईसीआई कर रही है वैसे ही फॉलो करेंगे, अदरवाइज अगर अज्यूम करो तो प्लीज अपना नोट डाल के आना। उसके बाद एस आया है, एस फॉर सब्सिडीज विच आर डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडीज इंक्लूड नहीं करना है और सब्सिडीज जो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है उसी को इंक्लूड करना है। सर अगर कोई बल्क सब्सिडी है जो लिंक टू प्राइस डायरेक्टली नहीं है तो सर उसको इंक्लूड नहीं करना है। आपको याद रखना है सेक्शन 15(1) बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर फिर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेड बाय रिसिपिएंट, पैकिंग चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी, कमीशन एंड सब्सिडी। टॉपिक्स हमेशा इंक्लूड होने चाहिए। आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्लूड नहीं करना है और सब्सिडी जो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है वही इंक्लूड करना है। थर्ड आता है कि सर डिस्काउंट का क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने बोला डिस्काउंट को हमेशा, अगर डिस्काउंट 13(15)(3) ए बोलता है कि सर डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर है तो उस डिस्काउंट को इंक्लूड करते, उस डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करना है। सर डिस्काउंट अगर गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो उस डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करना है। एनी डिस्काउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट अगर इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दिया, सप्लाई के टाइम पे दिया है तो सर एक्सक्लूड, कभी भी उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड मत करना, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद 15(3)(b) बोलता है, 15(3)(b) बोलता है कि सर एनी डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई, ईयर एंड डिस्काउंट, टर्नओवर बेस्ड डिस्काउंट। सर ये सारे जो डिस्काउंट है इनका ध्यान रखिएगा। प्रायर अग्रीमेंट फॉर सच डिस्काउंट अगर एग्जिस्ट करता है तो सर आपको याद रखना है अग्रीमेंट होना चाहिए। सच डिस्काउंट शुड बी लिंक टू इनवॉइस एंड आईटीसी शुड बी रिवर्स बाय द रिसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट नोट जो आप उसको देने वाले हो। अली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, अग्रीमेंट आप दोनों के बीच में डिस्काउंट के लिए है। सेकेंडली डिस्काउंट जो है आप लिंक कर पा रहे हो इनवॉइस के साथ। थर्डली सर आईटीसी जो एक्स्ट्रा रिसिपिएंट ने ले रखा है, जब आप क्रेडिट नोट दोगे वो आईटीसी रिवर्स करने वाला है। अगर ये तीनों फुलफिल हो गया कंडीशन तो डिस्काउंट को एक्सक्लूड किया जाएगा आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई से, नहीं तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई से डिस्काउंट को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद बोला है यस अदरवाइज उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। डिस्काउंट के ऊपर एक सर्कुलर भी है जो ध्यान रखिएगा। ये बोलते हैं कि सर स्टैगर्ड डिस्काउंट जो दिया जाता है जब आप मॉल वगैरह में जाओगे, समझ लीजिए आप बिग बाजार गए, वो आपको बोले 10,000 का खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट, 20,000 का खरीदोगे तो 20% डिस्काउंट, 30,000 का खरीदोगे तो 30% डिस्काउंट। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया बाय मोर सेव मोर जो स्कीम होता है वो बेसिकली जो डिस्काउंट देते हैं वो इनवॉइस में दिखा देते हैं। 10,000 से 1,000 रुपया काट के 9,000 पे ही आपसे जीएसटी लेंगे। बिकॉज इट इज जनरली शोन इन द इनवॉइस इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर पीरियडिक ईयर एंड डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट अगर होता है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि पीरियडिक डिस्काउंट, ईयर एंड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो इनवॉइस में नहीं दिखाया जाता, वो बाद में दिया जाता है, तो सर उसको भी एक्सक्लूड कीजिएगा प्रोवाइडेड कि सर सेक्शन नंबर 15(3)(b) का कंडीशन जो अली कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। अगर अली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो डिस्काउंट को एक्सक्लूड नहीं करना है। सर अली कंडीशन क्या होता है? अग्रीमेंट है, लिंक टू इनवॉइस है, आईटीसी हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट। उसके बाद लोगों ने पूछा सर सेकेंडरी डिस्काउंट विच इज जनरली नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, क्या होता है सेकेंडरी डिस्काउंट? समझ लीजिए मैंने आपको गुड्स भेज दिए, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपने फोन किया सर क्या गुड्स बेचे हैं, कोई नहीं ले रहा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू एडिशनल 20% डिस्काउंट ले ले। जो डिस्काउंट मैंने बाद में दिया है वो अली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, उसको सेकेंडरी डिस्काउंट हम बोलते हैं। एंड सर सेकेंडरी डिस्काउंट इज नॉट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू। ठीक है सर। सर स्टैगर्ड डिस्काउंट का क्या करना है? एक्सक्लूड कर देना क्योंकि जनरली इनवॉइस में दिखाया जाता है। पीरियडिक ईयर एंड डिस्काउंट, अली कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो एक्सक्लूड करना, अली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एक्सक्लूड मत करना। सर सेकेंडरी डिस्काउंट, जनरली सेकेंडरी डिस्काउंट जो दिया जाता है उसके लिए एग्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है सर सेक्शन नंबर 15(3)(b) का कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उस डिस्काउंट को एक्सक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो
15(3)(b) का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 15(1) वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। 15(2) टॉपिक्स को इंक्लूड करना है। 15(3) सर डिस्काउंट की चर्चा किया। 15(3)(a) बोला जो डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई देते हैं उसको एक्सक्लूड करना है। डिस्काउंट गिवन आफ्टर आपको अगर अली कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है तो ही एक्सक्लूड करना है, अदरवाइज एक्सक्लूड मत कीजिएगा। उसके बाद 15(4) आया कि सर अगर वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है, बेसिकली ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो हमेशा 15(4) बोलता है वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं था, आजा बेटा आजा, अप्लाई रूल नंबर 27 to 31। 27 बोलता है कि सर अगर मनी इज नॉट द होल कंसिडरेशन, समझ लीजिए मैंने आपको क्लास दिया और आपने रिटर्न में मुझे पैसा और अपनी घड़ी भी दे दी, तो गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश आपकी क्लास का जो ओपन मार्केट वैल्यू है वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा अगर वो अवेलेबल है। सर अगर मैंने जो आपको क्लास को दिया उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आपने जो मुझे दिया है मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू, जो एडिशनल कंसिडरेशन जो आपने दिया है उसका फेयर मार्केट वैल्यू को ऐड करेंगे और वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। मैंने आपको क्लास दिया उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर वो उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आपने जो मुझे दिया उसका मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। सर अगर जो इसने मुझे आइटम दिया उसका फेयर मार्केट वैल्यू मैं नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, तूने जो सप्लाई किया, मैंने जो आपको सप्लाई किया है उसका वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जो मैंने आपको क्लासेस दिए वैसे ही लाइक काइंड एंड क्वालिटी का वैल्यू ले लिया जाएगा, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला जाएगा। सर समझ लीजिए लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी अवेलेबल नहीं है तो सामने वाले ने जो आपको मनी दिया वो तो लीजिए, प्लस जो एडिशनल कंसिडरेशन है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए बाय अप्लाइंग रूल नंबर 30 जो बोलता है वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट, और इसको ये बोलते हैं कि सर जो एडिशनल कंसिडरेशन आपको मिला उसका 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए, या 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लीजिए, या 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस ले लीजिए। 30 से भी डिटरमाइन नहीं कर पाए तो रूल नंबर 31 बोलता है दिमाग लगाइए, रेसिडुअल मेथड, बेस्ट जजमेंट, रीजनेबल मींस, अप्लाई सेक्शन नंबर 15 प्लस अर्लियर रूल्स और अपना वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। रूल नंबर 31 में एक एडिशनल प्रोवाइजो है जो बोलता है अगर सप्लाई ऑफ सर्विस का मामला है तो एक बंदा रूल नंबर 31 पहले लगा सकता है, उसके बाद रूल नंबर 30 लगा सकता है, सीक्वेंस चेंज कर सकता है। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। हमेशा याद रखिएगा अगर आपके रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रहा है, अगर आपके और आपके रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रहा है, हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई ओपन मार्केट वैल्यू लिया जाएगा। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सर आपने जो सप्लाई किया है उसका लाइक काइंड एंड क्वालिटी लिया जाएगा। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आपको देखना है रूल नंबर 30 जो बोलता है 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस। अगर रूल नंबर 30 अवेलेबल नहीं है, मतलब रूल नंबर 30 से नहीं हो पा रहा, तो सर एक काम कीजिए, जाइए रूल नंबर 31 में और दिमाग लगाइए। उसके बाद ये जो वैल्यूएशन रूल नंबर 28 है, वैल्यूएशन रूल नंबर 28 में दो प्रोवाइजो है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपने सप्लाई किया अपने रिसिपिएंट को, मतलब जो रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन है और वो एज सच सामने सप्लाई करने वाला है, तो सर वैल्यू आप वैल्यू क्या कर सकते हो एट योर ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन दिया गया है, तो जो जिस रिसिपिएंट को आपने सप्लाई किया है वो सामने फॉरवर्ड करने वाला है, मतलब सामने सप्लाई करने वाला है, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी के लिए जो वो प्राइस ले रहा है उसका 90% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर हु आर नॉट रिलेटेड पर्सन। सर अगर मेरा रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन जो है, बेसिकली वो अगर मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन समझ लीजिए इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, अगर वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो आपको ध्यान रखना है आप जो इनवॉइस में दिखाओगे उसी को डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू ले लिया जाएगा और ओपन मार्केट वैल्यू ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद वैल्यूएशन रूल नंबर 29 आता है जो बोलता है सर अगर वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एजेंट, अगर आपका एजेंट है, एजेंट के थ्रू आपने सप्लाई किया, एजेंट के थ्रू आपने गुड्स रिसीव किया, तो आप और आपके बीच आपका जो एजेंट है उसके बीच का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा। इन्होंने बोला है कि सर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स लिया जाएगा। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर हु आर नॉट रिलेटेड पर्सन। समझ लीजिए मेरा जो एजेंट है उसने अपने लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स सप्लाई किए जो प्राइस में
कस्टमर को हु आर नॉट रिलेटेड पर्सन, उसका 90% मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लिया जाएगा, मतलब मेरे और मेरे एजेंट के बीच में वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लिया जाएगा। ये बोल रहे हैं वैल्यूएशन रूल नंबर 29 बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एजेंट का केस में हमेशा याद रखिएगा ओपन मार्केट वैल्यू लीजिएगा और बोला है, ठीक है, और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर लाइक एंड क्वालिटी के लिए जो आपके एजेंट ने सप्लाई में चार्ज किया है उसका 90% ले लीजिए ऑफ द वैल्यू, उसका 90% ले लीजिए एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन यू एंड योर एजेंट। सर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो रूल नंबर 30 लगाइए जो बोलता है 110% ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और फिर लगाइए रूल नंबर 31। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 15.1 ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15.2 टॉपिक्स, 15.3 डिस्काउंट, 15.4 मैंने बोला 27 जब मनी इज नॉट द होल कंसीडरेशन, 28 सर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच का सप्लाई, 29 सर जब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का सप्लाई हो रहा है सर, उसके बाद 30 110%, 31 रेजिडुअल मेथड। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला सेक्शन नंबर 15.5 में कुछ सप्लाईज के लिए हम वैल्यूएशन रूल प्रेस्क्राइब कर देंगे और गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया है कुछ सप्लाईज के लिए वैल्यूएशन रूल नंबर 31A गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस। हमेशा याद रखिएगा अगर लॉटरी का मामला है 100 डिवाइडेड बाय 128 इनटू फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी और प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, मतलब फेस वैल्यू या प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट विच एवर इज हायर लीजिएगा, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 डिवाइडेड बाय 128, तो वो बोल रहा है वो बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब लॉटरी का वैल्यू में हमेशा याद रखिएगा 28% इंक्लूसिव माना जाता है। सर अगर बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस का मामला है तो 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट, जो भी आपने बेट में डाला है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेस, या फिर अमाउंट जो आपने टोटलिजेटर बेसिकली मशीन में डाला है, जो आपने अमाउंट बेट में लगाया है या टोटलिजेटर में डाला है, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेस बोला जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आगे आ जाइए। आगे गवर्नमेंट ने रूल नंबर 32 बताया है। रूल नंबर 32 सब रूल 1 बोलता है कि जो मेथड रूल नंबर 32 में बोल रहा है गवर्नमेंट सर्टेन सप्लाईज के लिए बोल रहा है वो ऑप्शनल है। रूल नंबर 32(1) बोलता है ये सारे मेथड ऑप्शनल मेथड है। रूल नंबर 32(2) बोलता है अगर आप एक मनी चेंजर हो जो परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी करता है तो आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। ए ऑप्शन बोलता है कि सर पहला मेथड है क्या आप जो मनी चेंज कर रहे हो उसमें आईएनआर इन्वॉल्व है, मतलब आप दे रहे हो समझ लीजिए डॉलर, सामने से आईएनआर ले रहे हो या आप आईएनआर दे रहे हो, डॉलर ले रहे हो, जो भी है, अगर आईएनआर इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट ने बोला है मतलब फॉरेन करेंसी टू आईएनआर हो रहा है या आईएनआर टू फॉरेन करेंसी हो रहा है। ध्यान रखिएगा अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है उस दिन का, अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है, यस सर अवेलेबल है, तो आपको करना है सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय करेंसी एक्सचेंज, या फिर आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट इनटू द करेंसी एक्सचेंज, वो आपको मार्जिन देगा और वही बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो जो भी आईएनआर दिया या जो भी आईएनआर लिया उसका 1% बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने बोला कि सर अगर आईएनआर इन्वॉल्व नहीं है, मैंने दिए डॉलर, ले लिए पाउंड, मैं हूं एक मनी चेंजर, तो गवर्नमेंट ने बोला जब दो डिफरेंट करेंसी है, फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी का मामला है, तो दोनों करेंसी को उठाइए, दोनों करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट कीजिए बाय अप्लाइंग आरबीआई रेफरेंस रेट। उन दोनों का जो टोटल अमाउंट आएगा, बेसिकली उन दोनों का जो भी अमाउंट आएगा, नॉट टोटल, उन दोनों में जो भी लोअर अमाउंट आएगा उसका 1% बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। उसके बाद गवर्नमेंट ने बी मेथड प्रेस्क्राइब किया जो रूल नंबर 32(2) बी है, उसमें गवर्नमेंट ने बोला और एक मेथड है जो बेसिकली डीम्ड मेथड है कि सर अगर आपने करेंसी एक्सचेंज किया है अप टू रुपीज 1 लाख तो 250 रुपीज और 1% ऑफ द आईएनआर विच एवर इज हायर मान लिया जाएगा एज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो देखिए याद रखिएगा अगर 1 लाख रुपए तक का मनी चेंज किया है तो सर 250 रुपीज और 1% ऑफ द आईएनआर विच एवर इज हायर। सर अगर 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का मनी चेंज किया है तो बेसिकली आपको याद रखना है जो ये बीच का 9 लाख रुपया है इसमें 0.5% वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है सर। उसके बाद 10 लाख से ऊपर अगर आपने मनी चेंज किया है, रुपीस 10 लाख से ऊपर का पैसा लिया है और मनी चेंज किया है तो सर ये तो 1000 रुपए लगेगा ही, ये तो 4500 रुपए लगेगा ही, तो 5500 प्लस 10 लाख के जो ऊपर का अमाउंट है उस पे 0.1% देना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा।
एज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, और याद रखिएगा ये जो टोटल है ये 60,000 एक्सीड नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा अगर मनी चेंजर सप्लाई कर रहा है आईएनआर, समझ लीजिए मैंने मनी चेंजर को दिए हैं तो मनी चेंजर का वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा माना जाएगा। अगर मैंने दिए हैं 1 लाख रुपए तक तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा सर जो वो पैसा चेंज करके मुझे देगा उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मनी चेंजिंग सर्विस क्या होगा, 250 और 1% विचएवर इज हायर। अगर 1 लाख से 10 लाख तक ग्रेटर देन 1 लाख अप टू 10 लाख है तो 1000 रुपीज प्लस 0.5, ग्रेटर देन 10 लाख है तो 5500 प्लस 0.1%। और मैक्सिमम हमेशा कितना होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, सर मैक्सिमम लिया जाएगा 60,000 रुपीज। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई एयर ट्रैवल एजेंट है, एयर ट्रैवल एजेंट का केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई डोमेस्टिक बुकिंग पे 5% ऑफ द बेसिक फेयर बनेगा, इंटरनेशनल बुकिंग पे 10% ऑफ द बेसिक फेयर बनेगा। याद रखिएगा बेसिक फेयर वो अमाउंट होता है जिसपे एयरलाइन कमीशन देती है, जिसपे एयरलाइन कमीशन देती है विच इज बेसिकली अमाउंट एक्सक्लूडिंग एनी अदर चार्जेस एंड टैक्सेस। उसके बाद रूल नंबर 32 सब रूल 4 बोलता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में अगर कोई है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में अगर कोई है, अगर वो पॉलिसी बेचता है ओनली रिस्क का पॉलिसी बेच रहा है तो सर जो एंटायर प्रीमियम चार्ज करेगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर वो सेविंग पॉलिसी बेचता है जिसमें लाइफ प्लस इन्वेस्टमेंट है, मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा है आपसे 10,000 रुपए ले रहा है, 4,000 रुपए आपके बिहाफ में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा ग्रॉस प्रीमियम माइनस द अमाउंट इन्वेस्टेड और एलोकेटेड विच इज बेसिकली 10,000 माइनस 4,000 6,000 रुपीज। अगर सिंगल एन्युटी पॉलिसी कोई बेच रहा है 10% ऑफ द प्रीमियम उनका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। ऑल अदर केसेस बेसिकली समझ लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताया नहीं गया, उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि सर ऑल अदर केसेस फर्स्ट ईयर में उनका वैल्यू ऑफ सप्लाई जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है जो प्रीमियम लेते हैं फर्स्ट ईयर में उनका वैल्यू ऑफ सप्लाई 25% ऑफ द प्रीमियम, सब्सिक्वेंट ईयर जब रिन्यूअल प्रीमियम लेते हैं तो 12.5% ऑफ द रिन्यूअल प्रीमियम वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। डन सर। रूल नंबर 32 सब रूल 5 बोलता है अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स में इन्वॉल्व है आफ्टर माइनर चेंजेस, समझ लीजिए आप एक सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हो, छोटा मोटा चेंजेस करते हो, छोटा मोटा रिपेयर वगैरह करके उसको बेच देते हो, तो गवर्नमेंट ने बोला आपको देखना है अगर आप कोई गुड्स का परचेज पे आईटीसी ले रहे हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू बनेगा। अगर सर आप नहीं ले रहे हो आईटीसी तो गवर्नमेंट ने बोला है मार्जिन को वैल्यू ऑफ सप्लाई आप मान सकते हो, बेसिकली जो भी आपका सेलिंग प्राइस है माइनस परचेज प्राइस, याद रखिएगा सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, मार्जिन को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और सर अगर नेगेटिव है तो इग्नोर कर दीजिएगा। सर समझ लीजिएगा अगर एक फाइनेंस कंपनी है जिसने कुछ गुड्स रीपोजेस किए हैं वो अगर सेकंड हैंड गुड्स बेचता है तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस होगा। परचेज प्राइस क्या लिया जाएगा, गवर्नमेंट ने बोला जो डिफॉल्टिंग बोरोवर था जिसने लोन वगैरह नहीं दिया उसका परचेज प्राइस लीजिएगा, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस कीजिएगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज परचेज टिल द डेट ऑफ योर डिस्पोजल और उसको वैल्यू परचेज प्राइस मान लीजिएगा। तो सर परचेज प्राइस क्या लेंगे रिपर्चेज गुड्स का, परचेज प्राइस ऑफ द डिफॉल्टिंग बोरोवर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन था माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है सर। उसके बाद 32(6) बोलता है, रूल नंबर 32 सब रूल 6 बोलता है कि सर वैल्यू ऑफ ए टोकन, वाउचर, कूपन या स्टैम्प क्या माना जाएगा। मैंने अगर कोई वाउचर दिया है किसी को तो याद रखिएगा वैल्यू उसका माना जाएगा जो सामने वाला बंदा उस वाउचर को यूज करते हुए परचेज कर सकता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ गुड्स सर्विसेज और बोथ रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन और अगेंस्ट सच टोकन, वाउचर, स्टैम्प एक्सेट्रा। सर रूल नंबर 37 बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन नील मान लिया जाएगा अगर उस सर्विस को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। अभी कोई सर्विस नोटिफाई नहीं है तो 32(7) टोटल बकवास। रूल नंबर 33 बोलता है कि सर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय प्योर एजेंट। सर समझ लीजिए मैंने आपके लिए कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया है एज ए प्योर एजेंट, तो गवर्नमेंट ने बोला है आपका हार्ट प्योर है, आप जो भी अमाउंट इसके लिए इंकर कर रहे हो उसको अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करके जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इंकर्ड बाय द सप्लायर एज प्योर एजेंट विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू। शर्त क्या है सर, सप्लायर प्योर एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, पेमेंट सेपरेटली इनवॉइस में इंडिकेट कर रहा है, सप्लाइज procured from third party are in addition to the services supplied on own account। समझ लीजिए मैंने आपको क्लासेस दी, 10,000 रुपए आपके क्लासेस के लिए ले रहा हूं, आपने बोला सर आईसीआई भवन जा रहे हो एक बुक खरीद के ला दीजिएगा, मैंने आपको एक बुक खरीद के ला दिया, आपसे एक्चुअल में पैसा ले लिया तो मेरा हार्ट प्योर था, मैं आपका प्योर एजेंट हूं, जो भी अमाउंट मैंने आपसे चार्ज किया है वो मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक सर्कुलर है, सर्कुलर बोलता है अबाउट
पीएसएफ एंड यूडीएफ आपको याद रखना है हमेशा। एक होता है एयरलाइन कंपनी, एक होता है एयरलाइन ऑपरेटर, एक होता है एयरपोर्ट ऑपरेटर। ठीक है सर, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? एयरपोर्ट ऑपरेटर्स बेसिकली आपको जो एयरपोर्ट में सर्विसेज दी जाती हैं वो एयरपोर्ट ऑपरेटर आपको देता है थ्रू, और सर ये आप हो फ्लायर जो फ्लाई कर रहे हो एयरलाइंस के थ्रू। तो गवर्नमेंट ने बोला है जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स आपको सर्विसेज दे रहे हैं एट द एयरपोर्ट, उसके लिए आपसे एक अमाउंट लेंगे। यस सर, उसको बोलते हैं पैसेंजर सर्विस फीस या यूजर डेवलपमेंट फीस। और ये जो अमाउंट है ये कलेक्ट किया जाता है थ्रू द एयरलाइन। एयरलाइन को बोला जाता है कि सर आप जब टिकट इशू करो, समझ लीजिए 10,000 का टिकट आपने बेचा है, आप अपने टिकट पे 10,000 पे 1,000 रुपए जीएसटी ले रहे हो, समझ लीजिए। उसके साथ आप पीएसएफ एंड यूडीएफ भी कलेक्ट कर लीजिएगा। समझ लीजिए 100 रुपए का पीएसएफ यूडीएफ कलेक्ट किया, तो ये क्या करेंगे, जो उड़ने वाले फ्लायर्स हैं उनसे 100 रुपए कलेक्ट कर लेंगे। एयरलाइन कलेक्ट जो करेगी अमाउंट वो सामने एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को ट्रांसफर कर देगी। तो एयरलाइन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को ये जो पीएसएफ एंड यूडीएफ का अमाउंट है, ये पीएसएफ यूडीएफ का अमाउंट है जो 100 रुपया लिया है, ये सामने ट्रांसफर कर देती है एयरपोर्ट ऑपरेटर को। गवर्नमेंट ने बोला है एयरलाइन इज एक्टिंग एज ए प्योर एजेंट, एंड ये जो 100 रुपया है ये एयरलाइन के वैल्यू ऑफ सप्लाई में कभी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एयरलाइन का हार्ट प्योर था, उसने सिर्फ 100 रुपए लिए और सामने दे दिए। और गवर्नमेंट ने सेकंड बोला कि जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है इनको जो 100 रुपया मिला है इस पे इनको जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला एयरलाइन ऑपरेटर्स क्या करेंगे, सामने एयरपोर्ट ऑपरेटर को, क्योंकि उनके लिए प्योर एजेंट का काम कर रहे हैं, उनको एक इनवॉइस देंगे, समझ लीजिए 5 रुपए कमीशन का इनवॉइस, कि सर हम क्या फ्री में काम थोड़ी करेंगे। तो इन्होंने समझ लीजिए इनको एक इनवॉइस दिया, 5 रुपए चार्ज किया, 1 रुपए जीएसटी चार्ज किया, तो सर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स इनको 5 रुपया प्लस 1 रुपया दे देंगे। ये जो अमाउंट कलेक्ट करेंगे 1 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को, हाँ 1 रुपया गवर्नमेंट को दे देंगे। अब सुनिए, अब गवर्नमेंट को जब इन्होंने 1 रुपए दे दिया तो ये जो एयरलाइन ऑपरेटर एयरपोर्ट ऑपरेटर है बेस्ड ऑन द इनवॉइस ऑफ द प्योर एजेंट इस 1 रुपए का क्रेडिट भी ले लेंगे। ठीक है सर। उसके बाद ये पैसेंजर ने बोला सर हमें क्या क्रेडिट मिलेगा नहीं जो पीएसएफ एंड यूडीएफ का है। गवर्नमेंट ने बोला देखिए अगर टिकट में 1,000 रुपया चार्ज किया था आपका टिकट का जीएसटी, उसका क्रेडिट आप ले लीजिए। पीएसएफ एंड यूडीएफ का अलग से अगर यहां पे जीएसटी दिखाया हुआ है, मतलब एयरलाइंस ने अगर अलग से जीएसटी दिखाया है तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर जीएसटी अलग से नहीं दिखाया है तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा हमेशा एयरलाइंस आर ऑपरेटिंग एज प्योर एजेंट, जो पैसा लेते हैं वो एयरपोर्ट ऑपरेटर को देते हैं। एयरपोर्ट ऑपरेटर बीइंग ए सर्विस प्रोवाइडर जो आपको एयरपोर्ट पे सर्विसेज दे रहा है, पीएसएफ एंड यूडीएफ पे जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। उसके बाद एयरलाइंस क्या करती है, प्योर एजेंट का सर्विसेज के लिए इनवॉइस देगी एयरपोर्ट ऑपरेटर को, उस पे जीएसटी चार्ज करेगी, उसका क्रेडिट प्योर एयरपोर्ट ऑपरेटर बेस्ड ऑन द प्योर एजेंट का इनवॉइस क्रेडिट ले सकता है। जो ये पैसेंजर है ये भी पीएसएफ एंड यूडीएफ पे अगर कोई जीएसटी चार्ज किया गया था सर, अगर इनवॉइस में दिखाया गया था बाय द एयरलाइन, तो ये भी क्रेडिट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएसएफ एंड यूडीएफ आर लेविड बाय एयरपोर्ट ऑपरेट अथॉरिटी थ्रू एयरलाइन जो एक्ट करते हैं एज प्योर एजेंट। पीएसएफ एंड यूडीएफ आर कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड लेविएबल टू जीएसटी। एयरलाइन जो प्योर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं शुड इंडिकेट पीएसएफ एंड यूडीएफ एंड एप्लीकेबल जीएसटी इन द इनवॉइस, और बेस्ड ऑन द इनवॉइस जो पैसेंजर है वो एआईटीसी भी ले सकता है ऑफ द जीएसटी पेड ऑन द पीएसएफ एंड यूडीएफ। उसके बाद रूल नंबर 34 आता है जो बोलता है रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर टैक्सेबल गुड्स का मामला है तो सर रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी अंडर सेक्शन नंबर 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट लेना है ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स। सर टैक्सेबल सर्विसेज के लिए रेट एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कब का, ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस लेना है। रूल नंबर 35 बोलता है अगर वैल्यू इंक्लूसिव है तो सर उसको एक्सक्लूसिव कैसे बनाना है। सर इफ द अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी टैक्स अमाउंट और वैल्यू ऑफ सप्लाई इज कैलकुलेटेड बाय मेकिंग बैक कैलकुलेशन, जो बोलता है सर आपको वैल्यू लेना है जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीएसटी मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी करोगे तो जीएसटी अमाउंट आ जाएगा। सर अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो वैल्यू अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला जो ये बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल होता है कि सर बैंक क्या करता है अपना जो सर्विसेज कस्टमर को देना है, ये है कस्टमर, ये है बैंक। बैंक क्या करता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर के थ्रू सर्विसेज देता है कस्टमर को, और कस्टमर सर्विस चार्जेस देता है बैंक को। इस केस में याद रखिएगा बैंक इज द सर्विस प्रोवाइडर जो करस्पॉन्डेंट या फैसिलिटेटर के थ्रू सर्विस दे रहा है, और जो भी अमाउंट रिकवर करेगा बैंक वो सर्विस चार्जेस पे पूरा जीएसटी देने
कलेक्ट करना और पे करना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा बैंक का। ठीक है सर। बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल पे बैंकिंग कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है जो लायबल रहेगा टू पे द जीएसटी ऑन द एंटायर अमाउंट विच इज चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। उसके बाद जीएसटी ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ ईएमआई की बात कर रहा है। सर ये क्या बोल रहा है, सुनिए समझ लीजिए। आप गए एक अंकल के पास, बोला अंकल अंकल मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए। अंकल ने बोला लीजिए आपका अपना मोबाइल फोन। आपने अंकल को बोला अंकल अंकल मैं 10,000 रुपए दूंगा, 1,000 रुपए हर महीना इंटरेस्ट दे दूंगा। 40,000 का मोबाइल फोन था, आप बोल रहे हो 4 महीने की ईएमआई दे दो। तो अंकल ने बोला ठीक है 10,000 प्लस 1,000 रुपए में इंटरेस्ट लूंगा हर महीना, 10,000 प्लस 1,000 रुपए इंटरेस्ट लूंगा, 10,000 प्लस 1,000 रुपए इंटरेस्ट लूंगा। समझ ले कोई महीना डिले कर दिया तो 500 रुपए का पिनल इंटरेस्ट भी लूंगा। यहां याद रखिएगा जब सप्लायर आपको मोबाइल बेच रहा है और सर आपको सप्लायर ईएमआई ट्रांजैक्शन दे रहा है तो सर जो भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है लोन ट्रांजैक्शन। बेसिकली आपको पैसे यूज करने दिया है, उसने बोला है 4 महीने के बाद दे देना कोई बात नहीं, धीरे धीरे दे देना कोई बात नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता आप उसके पैसे यूज कर रहे हो? यस सर। तो गवर्नमेंट ने यहां बोला है तो मोबाइल जब दिया है प्लस आपको ईएमआई अलाउ किया है तो ये जो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ मोबाइल है। एंड हेंस यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा 40,000 प्लस ये जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया है ये भी इंक्लूड होगा इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, 4,500 इंक्लूड हो जाएगा। एग्जाम में अपना एजम्पशन लिख के आइएगा। अगर ये 4,500 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान रहे हो तो सर उससे आप जीएसटी निकाल के फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कीजिएगा। या सर अगर आप बोल रहे हो 4,500 पे जीएसटी चार्ज करेगा तो 4,500 टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद समझ लीजिए आप गए अंकल के पास, बोला अंकल अंकल मोबाइल चाहिए गर्लफ्रेंड को देना है। अंकल ने बोला नालायक भाग जा। आपको शर्म आ गई, आप गए बजाज फाइनेंस के पास, बोला मुझे एक लोन चाहिए। आपने क्या किया, बजाज फाइनेंस से एक लोन लिया। उनको बोला सर हर महीना 10,000 प्लस 1,000 रुपए का अमाउंट दे दूंगा, मतलब 40,000 का आपने लोन लिया। 10,000 प्लस 1,000 बोला रिटर्न कर दूंगा, 10,000 प्लस 1,000 बोला रिटर्न कर दूंगा। हर महीना 10,000 प्लस 1,000 इंटरेस्ट आपको दे दूंगा। इस केस में अगर देखा जाए तो अंकल ने आपको मोबाइल फोन दिया, आपने एक लोन लेके अंकल का 40,000 का मोबाइल फोन का पैसा दे दिया। तो याद रखिएगा अंकल का जो मोबाइल फोन का सप्लाई है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई 40,000 ही बनेगा। और सर आपको जो बजाज फाइनेंस ने लोन दिया है वो एक लोन ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आप इंटरेस्ट जो दे रहे हो, यहां इंटरेस्ट अंडर एंट्री नंबर 27 एग्जेम्प्ट रहेगा। इंटरेस्ट हो चाहे पिनल इंटरेस्ट हो एग्जेम्प्ट रहेगा इंटरेस्ट, उस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। याद रखिएगा इफ सेलर हिमसेल्फ गिव्स द ईएमआई एडिशनल और पिनल इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 15 टू डी। लेकिन सर अगर थर्ड पार्टी जो फाइनेंस कंपनी है वो आपको ईएमआई देती है तो सर जब वो ईएमआई देगी आप उसे इंटरेस्ट दोगे या पिनल इंटरेस्ट दोगे, जो भी दे रहे हो दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 27 ऑफ द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई बंदा किसी को फ्लैट बेच रहा है, बेसिकली समझ लीजिए मैंने आपको एक फ्लैट बेचा बिफोर कंस्ट्रक्शन, बेसिकली बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर। तो गवर्नमेंट ने बोला है वैल्यूएशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जहां कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल पार्ट और होल बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर है। समझ लीजिए आपको मैंने जो फ्लैट बेचा है, फ्लैट में कुछ पोर्शन ऑफ लैंड भी होता है प्लस मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का सर्विस भी दिया है, मतलब बिल्डिंग भी दिया है आपको। तो सर समझ लीजिए मैंने आपको 3 करोड़ का फ्लैट बेचा है। तो गवर्नमेंट ने बोला है सेल ऑफ लैंड तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। जब एक बिल्डर आपको लैंड प्लस बिल्डिंग दोनों बेसिकली फ्लैट देता है तो सर उसमें जो लैंड का पोर्शन है उसको 1/3 हमेशा एज्यूम कर लेंगे, मतलब 1 करोड़ को हटा दीजिए, बाकी 2 करोड़ पे बिल्डर आपसे जीएसटी चार्ज करेगा। समझ लीजिए मैंने आपको एक फ्लैट बेचा, 3 करोड़ में बेचा, उससे 1/3 हमेशा मान लेंगे एज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लैंड और 2 करोड़ पे मैं हमेशा आपसे जीएसटी चार्ज करूंगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में याद रखिएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर सर्विस है बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो फ्लैट बेच रहा है तो फ्लैट बेचने वाला बंदा क्या करेगा 1/3 एज द वैल्यू ऑफ लैंड हमेशा एक्सक्लूड करके सर 2/3 अमाउंट पे ही जीएसटी चार्ज करेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट आपको बोल देता हूं डेल क्रेडरे एजेंट के बारे में। डेल क्रेडरे एजेंट, सर ये डेल क्रेडरे एजेंट कौन होता है? डेल क्रेडरे एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो बोलता है प्रिंसिपल को कि सर
आप बेचिए, कस्टमर को गुड्स बेचिए। अगर कस्टमर ने नहीं दिया, प्रिंसिपल, एजेंट, कस्टमर, अगर कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए, मैं दे दूंगा सर, टेंशन मत लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि कस्टमर से पैसे निकाल के दूंगा। अगर कस्टमर ने नहीं दिए, टाइमली पेमेंट मैं कर दूंगा। तो समझ लीजिए यहां पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ने कस्टमर को डायरेक्टली इनवॉइस इशू कर दिया है प्रिंसिपल के नाम पे। तो यहां पे जो एजेंट है, ये एज पर सेक्शन नंबर 71C शेड्यूल 1 पैराग्राफ नंबर 3 वाला एजेंट नहीं है सर, ये बस एक कमीशन एजेंट है। यहां याद रखिएगा, समझ लीजिए, कस्टमर ने अगर प्रिंसिपल को टाइमली पेमेंट नहीं किया और एजेंट ने प्रिंसिपल को पेमेंट कर दिया, तो एजेंट क्या करेगा, एजेंट कस्टमर को बोलेगा, ए नालायक, तेरे कारण मैंने प्रिंसिपल को पेमेंट किया है, ये ऐसा है कि मैंने आपको एक तरह से लोन दे दिया है और आपसे मैं लूंगा, लोन अमाउंट तो वापस लूंगा ही, प्लस इंटरेस्ट भी लूंगा। यहां याद रखिएगा, क्योंकि एजेंट और जो कस्टमर है उसके बीच में कोई पहले ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। पहले तो ट्रांजैक्शन डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड कस्टमर के बीच में हुआ था। एजेंट ने तो कस्टमर को सिर्फ लोन दिया है और उसके बदले इंटरेस्ट ले रहा है। लोन कैसे दिया, जब प्रिंसिपल का पेमेंट कर दिया अमाउंट का, तो ऐसा हो गया ना, आपके बिहाफ में मैंने पेमेंट किया, आपसे पैसे लूंगा प्लस इंटरेस्ट भी लूंगा। तो सर यहां जो ये इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है और सर इंडिपेंडेंट सप्लाई के कारण है, एंड हेंस इंडिपेंडेंट सप्लाई मतलब ये प्रिंसिपल सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, एज पर सेक्शन नंबर 15(2)(d) पार्ट नहीं बनेगा और यहां इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद याद रखिएगा, समझ लीजिए एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है और एक कस्टमर है। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजे और एजेंट ने गुड कस्टमर्स को बेचे। एजेंट ने क्या किया, अपने इनवॉइस पे गुड्स कस्टमर को बेच दिया, इनवॉइस इन द नेम ऑफ द एजेंट। यहां एक ऑलरेडी सप्लाई कर दिया। अब सर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा था, एजेंट ने क्या किया, प्रिंसिपल को टाइमली पेमेंट के कारण पेमेंट कर दिया। सर टाइमली पेमेंट करना था, एजेंट ने पेमेंट कर दिया। एजेंट बोलेगा, ए नालायक कस्टमर, तू मेरे को जो इनवॉइस अमाउंट था वो तो देगा ही, प्लस क्योंकि यहां पे ऐसा हो गया है कि तेरे लिए मैंने पेमेंट कर दिया है, तो मैंने तेरे को एक तरह से लोन दिया है जिसके लिए मैं तेरे से इंटरेस्ट भी लूंगा। यहां याद रखिएगा, जो ये सेकेंड सप्लाई है, सेकेंड जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट ऑन द मेन सप्लाई है। हेंस यहां एजेंट का वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो ये इंटरेस्ट होगा वो इंक्लूड किया जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 15(2)(d) और उसके वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का वैल्यू प्लस वैल्यू ऑफ सप्लाई में 15(2)(d) के कारण इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा और उस पर भी जीएसटी आएगा। सर याद रखिएगा, इंटरेस्ट को आप इंक्लूसिव मान सकते हो या आप इंटरेस्ट को एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी भी मान सकते हो। अजम्पशन राइटली लिख के आइएगा, लेकिन आईसीए का अजम्पशन यही है, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फीस आर ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको सेक्शन नंबर 15 पढ़ाया। सेक्शन नंबर 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) टॉपिक्स को इंक्लूड करना है। 15(3) बोला डिस्काउंट, डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम एक्सक्लूड कीजिएगा। डिस्काउंट गिवन आफ्टर अली कंडीशन सेटिस्फाई है तो एक्सक्लूड कीजिएगा, अदरवाइज एक्सक्लूड मत कीजिएगा। 15(4) वैल्यूएशन रूल के बारे में बोला, 27, 28, 29, 30 एंड 31। उसके बाद 15(5) आया। 15(5) क्या बोला आपको, 15(5) बोला कि गवर्नमेंट नोटिफाइड सप्लाईज के बारे में वैल्यूएशन रूल प्रेस्क्राइब कर देगा। गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया रूल नंबर 31A। उसके बाद हमने रूल नंबर 32 पढ़ा। रूल नंबर 32 ऑप्शनल वैल्यूएशन रूल है विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन सप्लाई। रूल नंबर 33 पढ़ा, प्योर एजेंट अगर कोई एक्सपेंडिचर इंकर करता है तो उसको एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर रूल नंबर 34 सीबीआईसी रेट और गैप रेट के बारे में बात कर रहा था। रूल नंबर 35 बोला कि सर अगर इंक्लूसिव वैल्यू है तो इसको एक्सक्लूसिव कैसे करना है, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा एक छोटा सा थॉट आया कि सर याद रखिएगा हमेशा कि सर अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है या सर कोई रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट बेसिकली है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर नेवर कंसीडरेशन और वो कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होते हैं। कांग्रेचुलेशंस पीपल। यहां मैं अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्विक रिवीजन क्लोज करूंगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। राइट एवरीवन, लेट्स क्लोज आवर डिस्कशन ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई ओवर हियर।